हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ रोहित कुशवाहा। यू नो दैट आज हम क्लास 12th फिजिक्स का पहला लेक्चर लेके आ रहे हैं सीरीज में, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में काफ़ी जानकारी, काफ़ी स्टडी करेंगे। बेसिकली फिजिक्स 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स पर है टोटल। तो आज का लेक्चर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस रहेगा। जितना टाइम हो पाएगा, जितना कवर हो पाएगा उतना होगा, क्योंकि एक दिन में पूरा लेक्चर नहीं कंप्लीट हो पाता। तो कोशिश यही है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो। ये बेसिकली कोर्स थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों बेस पर होगा। पहले आज हम थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल। और जो मेरा पढ़ाने का ये लेवल रहेगा फिजिक्स का, ये लगभग पूरा कॉम्पिटिशन बेस ज़्यादा रहेगा और बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाएंगे। थ्योरेटिकल इसलिए रहेगा डेरिवेशन टाइप, ताकि बोर्ड्स एग्जाम में भी फायदा हो, और कंपटीशन के लिए न्यूमेरिकल बेस में जो ट्रिक्स है वो मैं धीरे पहले बेसिक कंप्लीट करने के बाद बताऊँ। तो बेसिकली अगर आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली एक चीज पर, एक क्वांटिटी पर बेस है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? अगर हम पहली बुक 12th की बात करें, हाफ पार्ट की, तो पूरा का पूरा इसी पर बेस है। अगर इस क्वांटिटी को हटा दें तो इस बुक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखें तो आप सब अगर पढ़ चुके हैं, पुराने बच्चे हैं तो सब जानते होंगे। नए बच्चे हैं तो अगर आप ध्यान दें तो यही है कि जैसे मास होता था, मास क्या है? किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती थी, दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बाय व्हिच इट शोज द ग्रेविटेशनल बिहेवियर। अगर कोई मास है तो मास क्या है? ग्रेविटेशन बिहेवियर को शो करता है। ग्रेविटेशन बिहेवियर को शो करता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है? दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जैसे मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल, अल्फा कण, सपोज बीटा कण, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन, कुछ भी होते हैं, उनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो मैटर को इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करने के लिए यूज होती है। इलेक्ट्रिक बिहेवियर मीन्स कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो अगर मैं इसको कहूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इसको और कुछ नहीं है, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स by which the matter shows the electrical behavior, electrical and magnetic भी करता है। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। Electric charge is the intrinsic property of elementary particles by which the matter shows the electrical and magnetic behavior। अगर हिंदी में कहें तो किसी भी पदार्थ की एक ऐसी प्रकृति है जो उसकी विद्युत और चुंबक का गुण दिखाने के लिए यूज होती है। इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज एक एनर्जी बेस के रूप में कंजर्व होता है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हम दिखाते हैं। जैसे अगर बात की जाए एटम की, तो एटम के अंदर बेसिकली हम दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का यूज करें, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सेम टाइप की चार्ज की क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होती है, बस बिहेवियर एक का होता है इसका नेगेटिव और प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के फॉर्म में। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर दोनों को एक साथ कहूँ, ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ये एनर्जी की फॉर्म में कूलम्ब की यूनिट के रूप में एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में स्टोर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव फॉर्म में होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है? जिसके कारण ये एक बेसिकली नेगेटिव एनर्जी के रूप में और बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी के रूप में, जिसके कारण पूरा का पूरा होल एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी डिसबैलेंस हुआ तो एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह जाएगा। इसका हम आगे भी देखेंगे। देखिए, एटम के सेंटर में तो जनरली क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं, चक्कर करते हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से क्या होते हैं? बाइंड होते हैं, जिसे क्या कहते हैं आप लोग? न्यूक्लियर फोर्स। जिसके कारण हम प्रोटॉन को तो नहीं निकाल पाएंगे जल्दी, निकालेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन को। क्यों? देखो इसको थोड़ा सा मैं जैसे मैं कहूं, सपोज सोडियम का एक एलिमेंट ले लीजिए। सोडियम एटॉमिक नंबर होता है इसका 11। तो इसके आउटर मोस्ट शेल का अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो होगा 281। ठीक है, बेसिक बोर्ड पॉस्टुलेट। तो अगर इसका 281 होगा तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल रबिंग, फ्रिक्शन या कंडक्शन, या सपोज करो, अभी बताऊंगा चार्जिंग कितने टाइप के होते हैं, इंडक्शन भी होता है, तो उस हिसाब से अगर हम करें तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो टोटल इसमें होता क्या? इसका जब एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या है सर? कि इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, मतलब 10 माइनस चार्ज, 11 पॉजिटिव चार्ज। तो एक्स्ट्रा कौन हुआ? पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हुआ, जिसके कारण सोडियम पे क्या जाएगा? एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ऐसे अगर क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 287। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव। चार्ज की बात नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन साथ में लिखा है। इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम में लिखा है। तो अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन में इसको कहीं से दे देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से दे दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया कहीं से, और प्रोटॉन कितने हैं? 17। तो माइनस एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या लग जाएगा? माइनस चार्ज लग जाएगा। अब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है अगर आपको, एक सेकंड, अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है जिसको हम कहेंगे अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए बेटा, जैसे सपोज करो एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें ट्रांसफर करूं तो इसमें कितना आएगा? +1e चार्ज और इसमें -1e चार्ज। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया और इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। भाई एक इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, जिसके कारण इसमें प्रोटॉन एक ज्यादा, एक पॉजिटिव चार्ज 1 + e और इसमें -e। अगर दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें 2e हो जाएगा प्लस, इसमें -2e। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गए इसमें +3e और इसमें -3e। इसी प्रकार अगर n इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें +ne और इसमें -ne। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कितना? जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब सर Q = ±ne, where n is the principal quantum number, sorry n is the number of transferred electrons, 1 2 3 इसी फॉर्म में हो।
ट्रांसफर कर सकते हैं। और ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होगी। Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। प्लस मतलब जिसमें प्रोटॉन है, माइनस मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन है। प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण, माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए। अब N और P यहाँ पर प्रोटॉन होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैंने E क्यों लिखा है क्योंकि चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। बस मैग्नीट्यूड धन्यवाद, मैग्नीट्यूड दोनों का कितना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। बस ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने इसको ई लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट करना चाहे नोट कर लें। इसको हम ये भी कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नोट कर लीजिए। चलिए आगे जरा देखें हम। ज़्यादा टाइम पास नहीं कराऊंगा आपको, तो मुद्दे की बात करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद मैं एक चीज़ आपको बताऊं। जैसे सपोज करो अभी ए की बात चल रही थी और दूसरा चीज़ बी की बात चल रही थी। ए का सपोज करो 10 एटॉमिक नंबर है, मैं किसी एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, जब नहीं हो गया था तो 63 कर लो, इसका मान लो 25 कुछ भी। अगर इसका 63 का मतलब क्या है सर कि 63 इलेक्ट्रॉन है, 63 प्रोटॉन, इसमें 25 इलेक्ट्रॉन और 25 प्रोटॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5 3 8 6 2 8, 88 इलेक्ट्रॉन है और 5 3 8 6 2 88 प्रोटॉन। ओके क्लियर। ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं किसी में। अगर मैं इसमें सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हूँ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ध्यान देने की बात है। 63 प्रोटॉन तो रहेंगे चुपचाप, इलेक्ट्रॉन बचेंगे कितना, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 58 इलेक्ट्रॉन बचे। और इसमें बी में 25 प्रोटॉन तो रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 आ गए तो 30 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें प्लस 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया, इसमें माइनस 5 भी चार्ज आ गया सर, प्लस 5 माइनस 5 टोटल। अभी पूरा सिस्टम अगर थोड़ी देर के लिए देखो, पूरा सिस्टम क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और अभी भी प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पूरा सिस्टम की बात की, मैंने ए और बी की बात नहीं की। इसी प्रकार का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखो तो अभी भी देखो 30 58 टोटल कितना होता है 88 इलेक्ट्रॉन है और 63 25 भी कितना होगा 88 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है सर कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो रहे हैं लेकिन जनरेट नहीं हो रहे कि सर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कि 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा जनरेट हो गए, जनरेट नहीं हुए, इससे इसमें ट्रांसफर हुए, लेकिन टोटल नंबर क्या है बैलेंस कांस्टेंट है। इसी कहते हैं आप लोग क्या कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स क्या है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but only transferred from one body to another body। समझे? कि चार्ज जनरेट नहीं हो रहा कि सर इसमें 5 माइनस का चार्ज जनरेट हो गया, इसमें प्लस 5 जनरेट हो गया, जनरेट नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए जिसके कारण इसमें 5 प्रोटॉन ऑटोमेटिकली ज्यादा दिख रहे हैं, इसका इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली ज्यादा दिख रहे हैं। ये इससे इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हुआ लेकिन इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हुआ। पूरे सिस्टम में 88 इलेक्ट्रॉन थे और अभी भी है, 88 प्रोटॉन थे अभी भी है, इधर भी न्यूट्रल थे इधर भी। टोटल सिस्टम अगर बात करूं तो न्यूट्रल है, सेपरेट बात करें तो चार्ज तो आ गया, लेकिन सिस्टम की बात करें तो सिस्टम क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है
इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उत्पन्न हो रहा ना तो नष्ट हो रहा, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नोट करना होगा। ओके, चलो आगे। आवाज थोड़ा सा क्लियर अगर ना है तो लीड लगा के सुन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा नॉइज प्रॉब्लम है यहाँ। देखो अभी आपका 12th स्टार्टिंग है, तो अगर पूरे पोटेंशियल के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत फायदा होगा, बाकी मेहनत तो करनी पड़ेगी इधर। अब देखो जब चार्ज दो टाइप के भी आपने देखे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनकी अगर प्रॉपर्टी बात की जाए तो बेसिकली दो टाइप की चार्ज, दो टाइप की प्रॉपर्टी होगी। देखो एक लाइट चार्ज होंगे कहीं अगर ग्रुपिंग में, तो उनकी प्रॉपर्टी होगी कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइट चार्ज है वो एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन देंगे और मतलब अनलाइट चार्ज है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, उस बेसिक चीज आप जानते हैं कि जैसे मैग्नेट में होता है, जिस दो एक कोई बार मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल, और दूसरा बार मैग्नेट है साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो अगर अपोजिट पोल है तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर मैं इधर नॉर्थ कर दूं इधर साउथ कर दूं तो एक दूसरे क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। बेसिक सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखिए। अगर चार्ज के प्रोडक्शन की बात करें तो चार्ज का प्रोडक्शन 3 टाइप से होता है। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको 10th में भी पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज तीन टाइप से होता है। आपको इनकी बेसिक नाम अलग अलग कोई टीचर बता सकता है, इसमें कोई ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं है। पहला है बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कंडक्शन और तीसरा बाय इंडक्शन। तीन टाइप के पढ़ोगे आप, एक फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड थर्ड इंडक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, कंडक्शन मतलब चालन, इंडक्शन मतलब प्रेरण के द्वारा। हिंदी में अगर कहो तो मैं ज़्यादा हिंदी का यूज नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो बाकी आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि जैसे कोई दो बॉडी है, ठीक है, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क राइड का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम मतलब बुक्स में दिया होता है, तो उनको बहुत अच्छे से रब करो। तो रब करने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होने के कारण ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिक आप लोग बचपन में करते होंगे कि छोटे छोटे पेपर के पीस ले लीजिए और उन पीसेस को बाद में किसी मान लीजिए स्केल या कॉम से आप पहले रब कीजिए हेयर्स को, और उसके बाद उस पीसेस के पास लाइए तो पीसेस क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। जब पीसेस अट्रैक्ट होंगे इसका मतलब क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया। एक तो पेपर है, पेपर को अपने हाथ से आप रब करते रहते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ आपने बाल हेयर से रब किया तो आपके कॉम के इलेक्ट्रॉन्स चले गए हेयर में, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। आपके जो हाथ में क्या कहते हैं, जो पेपर रब है, पेपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, आप लोग घर में कर सकते हैं। छोटे छोटे पेपर के पीस ले लीजिएगा, कटर दीजिएगा, कॉम या स्केल को रब दीजिएगा, इसके बाद उसके पास लाइएगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये उदाहरण होता है आपका फ्रिक्शन का। कंडक्शन मतलब कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना चार्ज। सिंपल सी बात है कि चार्जिंग कहते हैं इसी को, एक टाइप से इसको क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। जैसे बैटरी आप चार्ज करते हैं लाइट इलेक्ट्रिसिटी से, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं ना, तो वही तो कंडक्शन है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये बॉडी है, इसमें दोनों चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद कोई दूसरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज ले आई, तो इसके इंटरेक्शन में पास आने पर, टच नहीं कराना, पास आने पर क्या होगा, पॉजिटिव बॉडी है तो इसके पास नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव दूर चले जाएगा, पोलराइज हो गया। इसी को हम पोलराइजेशन भी कह सकते हैं।
इसके बाद इसको ग्राउंडेड कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी बॉडी क्या बचेगी, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज इंडक्शन। इंडक्शन का एक और दूसरा होता है ग्रुप जो आप आगे इंडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इसको बेसिकली पोलराइजेशन भी कहते हैं। ये पोलराइज हो गया चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव आ गया, एक तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया। तो दिस इज पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये पूरा का पूरा टाइप्स है फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ठीक है, बाकी थोड़ा सा डिटेल बुक में देख लीजिएगा, ज़्यादा टफ लेंगे। आगे मेन टॉपिक में आते हैं कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गया है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है चार्ज का। चार्ज नहीं पता होगा तो आपको कुछ नहीं पता होगा। चार्ज बेसिकली मैंने बताया किसी बॉडी की, किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। हर बॉडी में लगभग लगभग होता है, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। तो अगर उसका डिसबैलेंस होता है तो उसमें चार्ज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। चार्ज की जो बिहेवियर है वो एक एनर्जी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कंजर्व रहता है किसी बॉडी में। ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी होती है। जिससे किसी भी एनर्जी का डिसबैलेंस बिगड़ता है तो वो एनर्जी उसमें एक्स्ट्रा हो जाती है, जिस कारण वो बॉडी उस चार्ज के कहलाती है। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव एनर्जी है इसमें और नेगेटिव एनर्जी, वो भी कहीं ना कहीं से आई है क्योंकि पूरी दुनिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी का ही फॉर्मेशन होती है। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज कहीं कोई दूसरी चीज नहीं बन के आ गई, वो किसी न किसी एनर्जी का ही फॉर्म है, उसमें स्टोर है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे हाइड्रोलिक हो, चाहे आप मैकेनिकल कह सकते हैं, सॉरी, और मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी दुनिया में, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, सारी की सारी एनर्जी एक न एक रूप में किसी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ही ट्रांसफर हो रही है। अगर एक इलेक्ट्रिक फैन घूम रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी मैकेनिकल एनर्जी से बनी है, फिर वो इलेक्ट्रिकल में आई, फिर वो इलेक्ट्रिकल फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई। तो इसी रूप में जब इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात आती है तो वो भी एनर्जी के रूप में कंजर्व होता है और वो एनर्जी किसी न किसी एनर्जी से ही बनी होती है। इसका मतलब पूरी की पूरी दुनिया सब कुछ एक प्रकार से एनर्जी का ही फॉर्मेशन है। चार्ज ज़्यादा ना देख में मतलब टेंशन लीजिए कि चार्ज क्या है। चार्ज भी एक एनर्जी का ही रूप है, जैसे मास एक एनर्जी का रूप है वैसे चार्ज भी एक एनर्जी का रूप है। मास में बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म कहा जाता है, चार्ज में इस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म कहा जाता है। अगर मैं आगे बात करूं कूलॉम्स लॉ की, तो देखो कूलॉम्स लॉ में क्या है, कुछ नहीं, आपने अभी पढ़ा ना कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कूलॉम ने यही बताया फोर्स, जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो बात है वो किसी न किसी फोर्स के थ्रू है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये किसकी बात करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता है। वो फोर्स जो दो चार्ज के बीच में लगता है, ठीक है, और उस चार्ज की उस फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करता है कि ये सपोज करो टू चार्ज है Q1 और दूसरा Q2, उनके बीच स्पेसिंग R है सपोज, ठीक है। तो जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड the reciprocal of square of magnitude of the spacing between both charges। मतलब उन दोनों के बीच की दूरी के मैग्नीट्यूड, परिमाण के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। इसको मैं एक साथ लिखूं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट है। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पर ही डिपेंड होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ पर ही डिपेंड होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड होने का मतलब क्या, इसके पहले कोई और फोर्स था, बताओ जल्दी से, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता हो, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या था, इसी तरह से था, Fg पोलर m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो इस फॉर्म में था। बस इसमें कांस्टेंट क्या था, G यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है F=1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए, मीडियम के लिए एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ एप्सिलॉन नॉट A है तो इसको F=1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट K भी लिख सकता हूँ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने बताया, वेक्टर फॉर्म बाजू का भी बता रहा हूँ। एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम
एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे ना था तो ऊपर जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये 8.85 न्यूटन पर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब K क्या है? K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये सब बताऊंगा अभी मैं, या आगे कैपेसिटर वाला चैप्टर होता है तो उसमें पूरा टॉपिक ही होता है डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए फॉर वैक्यूम बात करूं, पहले लिख देना है बता दूंगा। फॉर वैक्यूम K इक्वल टू 1 होता है तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ये होती है किसकी वैल्यू? 1/4πε0। फिर समझ लो दो चार्ज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो कूलम ने क्या बताया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो बोथ चार्जेस के प्रोडक्ट से प्रोपोर्शनल होगा। भाई जितने ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा ही फोर्स लगेगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और बीच की दूरी यानी कि द स्पेसिंग बिटवीन देम, जो उसका स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का, उसके रेसिप्रोकल होगा। भाई जितनी दूरी बढ़ाओगे उतना फोर्स क्या होगा? कम होगा। इसको एक साथ लिख दिया, यहाँ कांस्टेंट आ गया 1/4πε0 एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K 4πε0 K की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है तो दिस। अब यहाँ पर समझो एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, मतलब वो जैसे सपोज करो कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच कोई मीडियम है, मान लो कोई वुड है, लकड़ी है, वैक्स है, आयरन है, कॉपर है, कोई गैस है, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो मीडियम कहलाएगा। वो मीडियम वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर को कितना पास होने दे रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और कितना उसको रजिस्ट कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिशन लेना परमिटिविटी, उसको रजिस्ट करना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सीधी सीधी मतलब। वैक्यूम के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब फुल परमिशन लेता है तो कितनी वैल्यू होती है? 1 होती है। जैसे जैसे मीडियम वैरी करता है वैसे वैसे वो परमिटिविटी बदलती जाती है, वो परमिटिविटी बदलने के कारण उसका फोर्स भी बदलेगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैक्यूम के लिए, मतलब जब कुछ ना हो, गैस भी ना हो। वैक्यूम मतलब क्या होता है कि दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना हो, कोई मीडियम ना हो, तो वैक्यूम मतलब एप्सिलॉन नॉट, तब उसकी वैल्यू होगी 8.85 न्यूटन पर मीटर। लेकिन जब कोई मीडियम हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में K का मल्टीप्लाई करता है उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। वैक्यूम के लिए K का मान 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो एप्सिलॉन नॉट हो सोचा। लेकिन जब मीडियम बदल जाएगा तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ये पूरा पूरा बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्स लॉ। ये फॉर्मूला है, इसका यूज आप लोग करेंगे, बहुत ध्यान से इसको नोट करिए। इधर दिख नहीं रहा ना, लेफ्ट साइड, हाँ इधर देख लो और इधर देख लो, ओके। मैं कोशिश करूँगा कि इधर ना दिखे, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है ना, इसको बंद करके देखते, तो ऐसे ज़्यादा सही है, बाकी देख लेंगे बाद में। हाँ ठीक, चल आगे। देखो अगर कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म के रूप में भी थोड़ा बहुत देखोगे, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस विल बी R इज वेक्टर R, तो वेक्टर F इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पर मैं वैक्यूम के लिए लेता हूँ 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर लगा देंगे डायरेक्शन के लिए, यूनिट वेक्टर R, ठीक है। और यू नो दैट यूनिट वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर R अपॉन
मैग्नीट्यूड आर, ऐसे वेक्टर आर अपॉन आर। यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर, इसको मैं लिखूंगा क्या, आर क्यू। लेकिन ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कोई भी फोर्स सिंगल नहीं होता भाई, सीधी सीधी बात है। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, तो Q1 किस पर लगाएगा, Q2 पर। सिमिलरली Q2 किस पर लगाएगा, Q1 पर। तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए बात करूं, इधर की तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन होगी ड्यू टू 1/2, मतलब ऑन ड्यू टू 1/2 मतलब 2/1 कह सकते हो, ऑन 2/2/1। और इधर की तरफ कह सकते हो R वेक्टर है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर दो फॉर्म देखो, F on 2/1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑन 2/1 डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो इसको 1/2 भी कर सकते हो, 1 से 2 की तरफ, ये 2 से 1 की तरफ, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा इधर की तरफ 1 से 2 की तरफ, और F21 हो जाएगा 1/2, ठीक है, ऑन 1/2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर 2/1। ध्यान देना, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, फोर्स इधर की ओर है, F on 2/1 और F on 1/2 इधर की ओर।